हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश बत्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बीएनएस की वीडियो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सेक्शन 61 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे जाके देख लो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में। तो पहले डिस्कस करते हैं सबसेक्शन 1 जिसमें डेफिनेशन बताई हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर हम पनिशमेंट पहले डिस्कस कर लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो पहले सबसेक्शन 1 डिस्कस करते हैं। अब डायरेक्टली बैरेक्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता क्या है। सो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। तो सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊँ कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या होता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग एग्रीमेंट करते हैं कि कुछ इलीगल करेंगे, षड्यंत्र रचने को बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। तो जब आप कुछ क्रिमिनल करने के लिए, कुछ क्रिमिनल एक्ट करने के लिए षड्यंत्र रचते हो, उसको बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। जैसे दो लोगों ने प्लान बनाया किसी को मारना है, किसी तीसरे को, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। दो लोगों ने सोचा कि रॉबरी करनी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। 5 लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि बैंक लूटना है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कुछ एग्जांपल्स दिए। अब आते हैं इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज पर। पहले मैं डायरेक्ट लैंग्वेज डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसे मैंने ये पैरा डिस्कस करूंगा पहले, फिर इसको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, फिर ये पैरा डिस्कस करूंगा, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे करके इसको एक्सप्लेन करता रहूंगा मैं यहाँ पर। फिर आराम से हम इसके एसेंशियल्स समझ पाएंगे, ठीक है। वैसे बिल्कुल ईजी है, बट थोड़ा सा अपना माइंड एक्टिव रखना वीडियो देखते हुए। सो व्हेन 2 और मोर पर्सन, सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा लोग एग्री करेंगे, एग्रीमेंट करते हैं कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ। सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, वो एग्रीमेंट करेंगे और एग्रीमेंट में उनका एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। टू डू और कॉज टू बी डन, या तो खुद करने का या करवाने का। कॉज टू बी डन मतलब वो करवाएंगे, क्या करेंगे या करवाएंगे, या तो इलीगल एक्ट करेंगे या करवाएंगे। दूसरा, कुछ ऐसा एक्ट करेंगे जो कि इलीगल नहीं है बट उसको इलीगल तरीके से करवाने का। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एग्री करते हैं उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। उस एग्रीमेंट को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोला जाता है। अब जो मेन आपको यहाँ समझने की जरूरत है वो है कि इलीगल एक्ट सबसे पहले किसको बोलते हैं, ठीक है। या एक ऐसा एक्ट किसको बोलते हैं जो इलीगल नहीं है बट उसको इलीगल तरीके से करवाया जाए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा कब? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कब होगा? जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग ये एग्री करेंगे कि वो इलीगल एक्ट करेंगे सबसे पहला, या कुछ ऐसा करेंगे जो वैसे तो लीगल है बट उसको इलीगल तरीके से जब करने का या करवाने का एग्रीमेंट होता है, उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। तो इन दोनों को हम डिस्कस करते हैं, इनका मतलब क्या है। तो यहाँ पर समझो कि इलीगल का क्या मतलब है सबसे पहले, और जो ये बी यहाँ पर लिखा हुआ है, बी क्लॉज, इसका क्या मतलब है लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स का। तो इलीगल जो है डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। सेक्शन 2 की वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इसका मतलब। अब देखते हैं इलीगल में क्या क्या आता है। इलीगल में आता है सबसे पहले ऑफेंस, दूसरा आता है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, तीसरा आता है जो कुछ ऐसा जो सिविल एक्शन का ग्राउंड हो, मतलब कि सिविल रॉन्ग। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं कि वो ऑफेंस करेंगे, तब भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कर रहे हैं। कुछ ऐसा करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, तब भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कर रहे हैं। या कुछ ऐसा करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं जो कि ग्राउंड देता है सिविल एक्शन का, मतलब जो सिविल रॉन्ग है, तब भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब ऑफेंस में क्या क्या आएगा? सिंपल है, डेकोइटी, मर्डर, थेफ्ट, या कोई स्पेशल या लोकल है, फॉर एग्जांपल पॉक्सो, जहाँ पर बच्चों के साथ, माइनर्स के साथ जब सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं उसके लिए जो एक्ट बनाया हुआ है वो पॉक्सो है। तो वहाँ पर जो कोई ऑफेंस कोई कर दे वो भी ऑफेंस में आएगा। कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर एग्जांपल, या और भी XYZ कोई भी एक्ट के एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा है प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड बाय लॉ का मतलब होता है जो ऑफेंस ना हो बट स्टिल इलीगल। फॉर एग्जांपल अगर घर बनवाना होता है, जिसने भी देखा है, बनवाया है या सुना होगा कि जब भी घर बनाना होता है तो म्यूनसिपैलिटी की परमिशन चाहिए होती है कि आप इतनी, मान लो फ्लोर बना सकते हो नहीं बना सकते हो, या इतने एरिया में आप बना सकते हो नहीं बना सकते हो, तो उसको एक परमिशन चाहिए होती है। तो अगर आप परमिशन नहीं ले रहे हो, सैंक्शन नहीं ले रहे हो म्यूनसिपैलिटी की, तो वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, अगेंस्ट दी लॉ है, वो गलत है, वो ऑफेंस नहीं है बट इट विल कम अंडर दिस कैटेगरी। वो नॉर्मली ऑफेंस ना होकर प्रोहिबिटेड बाय लॉ की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं कुछ ऐसे करने का, तो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। कुछ ऐसा करना जो कि ग्राउंड हो सिविल एक्शन का, जो कि सिविल रॉन्ग हो, जैसे नेग्लिजेंस या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल रॉन्ग है। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग अगर इनमें से कुछ भी करने का एग्रीमेंट कर रहे हैं तो वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस बन जाता है। और जो यहाँ पर बी क्लॉज है, कुछ ऐसे करने का एग्रीमेंट करना जो कि वैसे तो लीगल है बट अगर उसको इलीगल तरीके से किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल बैंक लोन लेना, ठीक है, बैंक लोन ले लिया आपने। बैंक लोन लेना लीगल एक्ट है, ठीक है, कंप्लीटली लीगल, बट अगर आप नकली सैलरी स्लिप दिखा के बैंक लोन ले रहे हो, वो तो इलीगल है ना। वो जो मीन्स हो गया वो इलीगल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा कर दिया जो कि इलीगल नहीं है, लीगल है, बट उसको इलीगल तरीके से अगर आपने कर दिया, तब भी आप इस का भी अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के ऑफेंस के अंदर फिट हो जाएगा।
तो आई होप सो ये आपको दोनों पॉइंट समझ आए होंगे कि इसका और इसका मतलब क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की जो डेफिनेशन है वो मेन डेफिनेशन समझ आई। अब इसमें प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कह रहा है? अब प्रोवाइजो जो भी कह रहा है मैंने यहाँ पर सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ये समझ लेते हैं। ये प्रोवाइजो कह रहा है कि अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हो ऑफेंस करने का, स्पेसिफिकली ऑफेंस करने का, तो कोई आपको एक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी डिसाइड करते हैं सी का मर्डर करने के लिए, एग्रीमेंट करते हैं कि वो सी का मर्डर करेंगे। वो प्लान बना लेते हैं कि किस तरीके से मर्डर करेंगे उसका, और एक डेट फिक्स कर लेते हैं, मान लो 14 फेब उसकी डेट फिक्स कर लेते हैं। उसके बाद वो कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ एक एग्रीमेंट बनाते हैं, उसके बाद कोई एक्ट नहीं करते हैं उसके फर्दरेंस में। तो यहाँ पर ये सेक्शन कह रहा है कि स्टिल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो ऑफेंस है वो कमिट हो गया। कैसे हो गया? बेशक इन्होंने आगे कुछ भी एक्ट ना करा हो, कुछ ही हथियार खरीद के ना लाए हो, इन्होंने कोई उसकी मूवमेंट ट्रैक ना किया, कुछ ना किया हो, बेशक बस एक एग्रीमेंट बना लिया, स्टिल क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो ऑफेंस है कमिट हो गया। बट यहाँ पर ये बात समझो कि ये विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस ही है। विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस होने का मतलब अगर कुछ और करने का एग्रीमेंट है, कुछ और करने का एग्रीमेंट का मतलब अभी हमने डिस्कस करा था, या तो ऑफेंस का एग्रीमेंट कर लो, या प्रोहिबिटेड बाय लॉ का एग्रीमेंट कर लो, या इसका एग्रीमेंट कर लो, या इसका एग्रीमेंट कर लो। तो ऑफेंस को छोड़कर अगर आप प्रोहिबिटेड बाय लॉ कुछ ऐसा करने का एग्रीमेंट करोगे जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या जो अगेंस्ट सिविल जो कि सिविल रॉन्ग है, या कुछ इलीगल मीन से आप करने का एग्रीमेंट करते हो, तब आपको उस केस में, इन तीनों ही केस में कुछ एक्ट करने की रिक्वायरमेंट होगी। कुछ ओवर्ट एक्ट, कुछ एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ दैट एग्रीमेंट करने की आपको रिक्वायरमेंट होगी। फिर यही मैंने यहाँ पे लिखा है कि देन इन दैट केस एग्रीमेंट अलोन इज नॉट इनफ, एन ओवर्ट एक्ट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द कॉन्स्पिरेसी। फिर ऑफेंस कंप्लीट होने के लिए कुछ एक्ट करना जरूरी होगा, ठीक है। ये प्रोवाइजो समझ आया होगा। प्रोवाइजो में यही बात लिखी हुई और कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर। तो कोई भी एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, उस एग्रीमेंट को छोड़कर जो कि ऑफेंस का है उसको छोड़कर, इसको हटा दो आप, ठीक है, इसको छोड़कर जो एग्रीमेंट होगा वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं होगा अनलेस कोई एक्ट ना हो जाए बिसाइड द एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ साथ कुछ एक्ट करना जरूरी है, तभी उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मानेंगे। बट इसके लिए आपको कोई भी एक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन पर आ जाते हैं। लास्ट ये रह गया एक्सप्लेनेशन, ये समझ लो। उसके बाद सीधा एसेंशियल्स पर आएंगे, बिल्कुल आसान लगेंगे फिर एसेंशियल। क्या कह रहा है एक्सप्लेनेशन? ये कह रहा है, समझो इसको मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखो, मान लो ए और बी एग्री करते हैं कि वो बिजनेस चलाएंगे, ठीक है। अब बिजनेस के बीच में उनको क्या हुआ, किसी ऑफिसर को ब्राइब देनी पड़ गई, किसी ऑफिसर को रिश्वत देनी पड़ गई। आप दोनों बिजनेस चला रहे थे, आपको कोई मान लो दुविधा आई, बीच में परेशानी आई, आपने एग्री करा कि आप पब्लिक ऑफिसर को ब्राइब दोगे। एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि ये भी तो कॉन्स्पिरेसी होगा ना। मतलब ये एक्सप्लेनेशन एक छोटी सी बात कह रहा है कि मेन गोल बेशक आपका इलीगल एक्ट कैरी करना ना हो, बट उसका एक छोटा पार्ट भी अगर इलीगल है, वो आपका मेन प्लान नहीं है, वो इंसिडेंटल है, तब भी वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगा। देख लो, पढ़ लो, यही कह रहा है सेम टू सेम। इट इज इमटेरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मेयरली टू दैट ऑब्जेक्ट। इलीगल एक्ट करना मेन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, साइड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। एक्सप्लेनेशन ये बात कर रहे हैं। तो ये सेक्शन 61 सब सेक्शन 1 था। मैंने समझा दिया, इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज समझा दी। अब बस ये समझ लो कि इसके एसेंशियल्स क्या क्या हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आप पढ़ोगे, आपको यूँ चुटकियों में क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे एग्जाम में लिखने के लिए आपको कंटेंट दे रहा हूँ, पढ़ लो। सबसे पहले 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। एग्रीमेंट एक अकेला इंसान तो नहीं कर सकता ना, षड्यंत्र एक इंसान तो नहीं रच सकता, 2 या 2 से ज़्यादा लोग चाहिए उसमें। यहाँ पे एक लैंडमार्क जजमेंट है, टोपन दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। क्या हुआ था, 4 एक्यूज थे, ठीक है। 3 को एक्विट कर दिया गया था, एक टोपन दास को कन्विक्ट कर दिया गया था फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो षड्यंत्र है वो एक अकेला इंसान तो नहीं रच सकता ना, उसके लिए 2 इंसान तो चाहिए कम से कम। तो उसको बाद में एक्विट कर दिया गया था, तो उसका सोल कन्विक्शन वहाँ पे इनवैलिड था। तो जनरल रूल ये है कि एक अकेले इंसान को कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल नहीं बना सकते, बट कुछ प्रैक्टिकल एक्सेप्शन है, कुछ सिचुएशन जहाँ पर एक अकेले इंसान को भी कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल बनाया जा सकता है। जैसे कि मतलब कोई इंसान अगर गवर्नमेंट अप्रूवर बन गया, मतलब 2 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी, एक ने गवर्नमेंट को जाके बता दिया कि ऐसे ऐसे हमने प्लानिंग करी थी, ये हमने ऑफेंस करा है, तो एक को पार्डन मिल जाता है, उस केस में दूसरे को लायबल बनाया जाता है। दूसरा एक इंसान है, मान लो उसने किसी के साथ कॉन्स्पिरेसी करी, फिर वो मर गया या वो भाग गया, एब्सकॉन्ड हो गया, तो दूसरा बचा है उसको कन्विक्ट कर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर माइनर एंड इनसेन। अगर कोई इंसान है वो माइनर या इनसेन पर्सन के साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, तो माइनर या इनसेन को तो लायबल नहीं बनाया जाएगा ना, उसी इंसान को लायबल बनाया जाएगा जो सेन है, अडल्ट है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एसेंशियल है एग्रीमेंट या मीटिंग ऑफ माइंड। मीटिंग ऑफ माइंड इज हार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्रीमेंट को ही मीटिंग ऑफ माइंड बोलते हैं। देयर मस्ट बी मीटिंग ऑफ माइंड टू कमिट एन इलीगल एक्ट और लीगल एक्ट बाय लीगल मीन्स। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड। कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा हमने। एग्रीमेंट एक्सप्रेसली भी हो सकता है, इम्प्लाइडली भी हो सकता है। जो डायरेक्ट एविडेंस है ना एग्रीमेंट का, रेयर होता है। मतलब मान लो 10 लोग हैं, 10 लोगों ने कॉन्स्पिरेसी करी,
अब ऐसा थोड़ी है कि सीसीटीवी वीडियो फुटेज मिल जाएगी या कोई और वीडियो मिल जाएगी उनके जो एग्रीमेंट है आपस में डिस्कस करते हुए। ऐसा होना बहुत रेयर है। सरकमस्टेंस से या कोऑर्डिनेटेड एक्शन से, उनके बिहेवियर से, जो भी वो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं या नहीं उस कॉन्स्पिरेसी में, इन सब चीज़ों से डिराइव किया जाता है। अब मीटिंग ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग सेम इंटेंशन कैरी करते हैं एक सेम इलीगल ऑब्जेक्ट या एक सेम इलीगल गोल कैरी करने के लिए। ए बी को कहता है कि ज्वेलरी शॉप में से ज्वेलरी चुराते हैं, बी मान जाता है, एग्री कर देता है उसी टाइम पर। दोनों की सेम इंटेंशन हो गई, कॉमन इंटेंशन हो गई, जॉइंट प्लानिंग करते हैं। तो ये जो है मीटिंग ऑफ माइंड को इंडिकेट करता है। यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी, जरूर लिख के आना। इट इज़ दी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसमें क्या हुआ था, LTTE एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने राजीव गांधी की असैसिनेशन प्लान की थी। और इसमें 26 लोग थे, सबका डिफरेंट रोल था। कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कोई शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, घर प्रोवाइड कर रहा है, कोई सुसाइड बॉम्बर्स को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, स्कॉट कर रहा है, इधर से उधर लेके जा रहा है या शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, कोई लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन देख रहा है, स्टोरिंग देख रहा है। सभी कॉन्स्पिरेटर्स की कोई डायरेक्ट मीटिंग प्रूव नहीं हुई थी, मतलब 26 के 26 लोग आपस में मिले नहीं थे। मतलब ऐसा हो सकता है कि जो पहला इंसान है वो 26वें से ना मिला हो, या और भी मान लो ये एक दो लोगों से ही मिला हो सिर्फ। जो ये पहला इंसान है मान लो ये चौथे इंसान से मिला, फिर चौथा मिला 15वें से, 15वें ने ये प्लान 26वें को समझाया। ऐसे आपस में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं था, बट सबका सेम इंटेंशन था, सबका सेम गोल था, राजीव गांधी का असैसिनेशन। तो क्वेश्चन यही था कि एक फॉर्मल एग्रीमेंट का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है तो कॉन्स्पिरेसी प्रूव हो सकती है क्या? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था बिल्कुल हो सकती है। डायरेक्ट एविडेंस रेयर होता है, कॉन्स्पिरेसी इन्फर की जाती है फ्रॉम सर्कमस्टांसेस और कोऑर्डिनेटेड एक्ट्स, कि आपस में जो कॉन्स्पिरेटर हैं वो क्या क्या एक्ट्स कर रहे हैं। हर एक कॉन्स्पिरेटर एक दूसरे को जानता हो और हर एक कॉन्स्पिरेटर हर एक डिटेल जानता है, कोई जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज दे शेयर कॉमन गोल एंड एज लॉन्ग एज दे शेयर कॉमन इंटेंशन, अगर मीटिंग ऑफ माइंड है तो इनफ है। फिजिकली मिलना जरूरी नहीं है, बट मेंटली देयर शुड बी मीटिंग ऑफ माइंड। प्रेजेंस या नॉलेज सफिशिएंट नहीं कॉन्स्पिरेसी के लिए, और डिफरेंट रोल हो सकते हैं सबके। ये जो पॉइंट अभी लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं। तो यहाँ पर ये समझ आया होगा कि एग्रीमेंट कैसे प्रूव हो सकता है, ठीक है। थर्ड एसेंशियल है इलीगल ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्रीमेंट होना चाहिए या तो इलीगल एक्ट करने का या कुछ ऐसा करने का जो इलीगल मीन से किया जाए, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ऐसा कुछ समझाने का है नहीं इसमें। और इलीगल एक्ट मेन पर्पज, प्राइमरी पर्पज होना जरूरी नहीं है, वो इंसिडेंटल भी हो सकता है। फोर्थ एसेंशियल क्या है, ओवरटेक रिक्वायरमेंट। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफेंस करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करेगा कोई तो ओवरटेक की रिक्वायरमेंट नहीं है, अदरवाइज है, अदरवाइज देयर इज रिक्वायरमेंट। ओके, जो ये 4 एसेंशियल थे, 4 एसेंशियल फुलफिल होते हैं यहाँ पर। फुलफिल तो नहीं होते, मतलब समझ आते हैं आपको। आज यहाँ पे 2 मिनट की रहेगी वीडियो। कुछ प्रिंसिपल्स हैं ऑलरेडी डिस्कस कर लिए, बस आपको एग्जाम में लिखने के लिए कंटेंट दे रहा हूँ। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव हो सकती है कॉन्स्पिरेसी। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं चाहिए कि सब मिलकर एग्रीमेंट करें, उसका सीसीटीवी फुटेज या वीडियो हो। सर्कमस्टेंशियल प्रूव हो सकती है, ये भी कर लिया कि डिफरेंट रोल हो सकते हैं कॉन्स्पिरेटर्स के। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। तीसरा यहाँ पर मेन जो प्रिंसिपल है वो है कि कॉन्स्पिरेसी इज ए कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कॉन्स्पिरेसी एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, मतलब जितने लोग इसमें जुड़ते जाएंगे ना, फिर वो पार्ट बनते जाते हैं इसका। ये तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कॉन्स्पिरेसी का जो ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जाए, या कैंसिल कर दिया जाए, या कोई भी कॉन्स्पिरेटर विड्रॉ कर दे। जब तक इनमें से कुछ नहीं होता वो कंटिन्यू रहता है जो ऑफेंस होते हैं। जैसे जैसे लोग ज्वाइन करते रहेंगे वो पार्ट बनते रहेंगे, तो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। लास्ट पनिशमेंट सेक्शन 61 सबसेक्शन 2। देखो, कोई अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहा है उस ऑफेंस का जिसकी जो पनिशमेंट है वो डेथ है, लाइफ इंप्रिजनमेंट है, या रिगरस इंप्रिजनमेंट है 2 साल से ऊपर की, 2 साल या 2 साल से ऊपर की, तो उसकी सेम पनिशमेंट होगी जो उसके अबेटमेंट की होती है। हम ये अज्यूम करेंगे कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के अबेटमेंट के लिए क्या सजा होती, वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सजा हो जाएगी। फिर जो पनिशमेंट वाला पार्ट है, इससे पहले जो वीडियो थी सेक्शन 49 से 60, वहां से पनिशमेंट डराइव होगी। बट अगर जिस ऑफेंस के लिए कॉन्स्पिरेसी की जा रही है उसकी जो पनिशमेंट है उनमें से कुछ नहीं है, मतलब इससे कम है, नॉन सीरियस है, 2 साल से कम की है, तो ये सजा होगी। सो ये वीडियो एंड होती है। आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट वाज इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।